we just had gone through how the value of the currency of German mark that fell, how America that intervened and settled the crisis which were going on in the entire world. So after this event, the years between 1924 to say 1928, they were quite stable in Germany and in the entire world. Meantime, there was one more event that took place in 1929. See what happened कि Germany जो था, it was already fighting the wars, it was already investing a lot, and these all investments and the industrial recovery was based on the short-term loans which the country has taken from the USA. Meantime, USA had withdrawn the support from Germany. जो जर्मनी को यूएसए ने सपोर्ट दिया हुआ था वो सपोर्ट उसने विड्रॉ कर लिया. उसका रीजन ये था कि नाउ यूएसए इटसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस. 1929 में एक ऐसा इवेंट हुआ था विच लेड टू द क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है दैट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. राइट, सो दैट क्रैश्ड, जिससे क्या हुआ कि प्राइसेस जो थे आम चीजों के वो कम हो गए. बिसाइड्स दिस द पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स. They believe that the holding the shares is it's not going to be a beneficial to them, so they had started selling their shares. मार्केट में जो पैसा था या मनी सर्कुलेशन थी वो कम हो गई. लोगों ने ऑलरेडी पैसे जो थे वो होल्ड करके रखना शुरू कर दिए, बिकॉज जब लोगों को हिंट मिलना शुरू हो जाता है ना कि कुछ ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है लोगों का, दे स्टार्ट होल्डिंग द मनी. आई कनेक्ट दैट थिंग टू द करंट सिनेरियो. जब ये कोरोना पीरियड चल रहा था तो आपके पेरेंट्स ने सबसे पहले क्या किया, जब ये सिचुएशन की वर्स होती जा रही थी कि शायद आगे यू नेवर नो वेदर द लॉकडाउन विल बी अपलिफ्टेड और नॉट, तो पेरेंट्स ने सबसे पहले क्या किया, बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए. आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछें, आपने भी ऑब्जर्व भी किया होगा कि उन्होंने बैंक से कैश निकलवा के घर पे रखना शुरू कर दिया. दे बिलीव कि आगे यू नेवर नो क्या कंडीशन होने वाली है, तो पहले ही कैश निकलवा के रख लिया कि कभी जरूरत पड़ जाए तो वी कैन एटलीस्ट स्पेंड इट. ऐसे में क्या होता है, जब हम लोग ऐसे कैश होल्ड करना शुरू कर देते हैं तो बटोबेस मार्केट में जो है वो पैसा रह ही नहीं जाएगा. राइट, बिसाइड्स दिस, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था अपना पैसा, जिन लोगों ने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे, उनको भी लगा कि अब थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो दे हैड आल्सो विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया, लोगों ने होल्ड करना शुरू कर दिया, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई. राइट, और ऐसे में फिर सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, बैंक्स का. बैंक्स नॉर्मली दे शट डाउन. बैंक्स जो है वो किस चीज पे काम करते हैं, द मनी विच वी आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक्स, दैट इज इन टर्न given as a loan to the people. right, तो जब ऐसे मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं होगा जो पैसा है, तो बैंक्स जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो लॉस होता है. राइट, तो यहाँ पर भी अमेरिका में क्या हुआ था कि द सेम थिंग हैपेंड कि फैक्ट्रीज वर शट डाउन, एक्सपोर्ट्स जो थे वो कम हो गए. इवन जो फार्मर्स थे दे वर ऑल्सो बैडली हिट. क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उसके प्राइसेस काफी कम हो गए. So they were not getting anything in return. So this entire economic crisis which were going on in the US, that had also a very adverse effect on Germany. Germany का जो industrial production था वो 40% से reduce होकर, I mean it has reduced to 40% in 1929. Workers की jobs चली गई, wages कम हो गए. राइट, रीजन ऐसी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं तो वर्कर्स कहाँ पर काम करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर स्ट्रीट्स पर एनीवन कुड सी द जर्मन यूथ हैंगिंग द प्ले कार्ड्स रिटन दैट वी आर विलिंग टू डू एनी वर्क. जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे उसके बाहर इतनी ज्यादा लाइंस लगी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका था, और जो यूथ था नाउ दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज.
अगर आप लोग अभी का भी सिनेरियो देखेंगे तो जब ये आपका लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय क्या हो कि मेनी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट, स्पेशली व्हेन द फैक्ट्रीज वर शट डाउन। इतने टाइम तक फैक्ट्रीज नहीं खुली थी, इंडस्ट्रीज नहीं खुली थी, तो मेनी ऑफ द वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। तो आप लोगों के घरों में भी एक आम डिस्कशन ये बहुत ज्यादा कॉमन होगा उस समय कि नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड, सो दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज। बट ऑब्वियस जब खाने के लिए ही नहीं है यूथ के पास तो वो कहीं से तो पेट भरेंगे ना, हाउ दे विल मैनेज, राइट। सो जो स्नैचिंग है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उस टाइम पे ऐसा हुआ भी था। जो स्नैचिंग के केसेस है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। रीजन है इसकी पैसा ही नहीं है, लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, तो हाउ दे विल मैनेज, राइट। तो ये जो सिचुएशन थी दैट वाज गोइंग ऑन इन जर्मनी और इवन जो बिजनेसमैन भी थे they were also under this fear कि उनके जो प्रोडक्शन नहीं था, उनकी सेल नहीं थी, तो उनको ये डर था कि वो भी एक वर्किंग क्लास तक ही ना लिमिट हो जाए। जो पेंशनर्स थे, सैलरीड पीपल थे, उनको ये डर था कि उन्होंने जो इतना सेव करके रखा हुआ है अभी तक वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो लोग जो थे आई मीन दे वर लिविंग अ वेरी वेरी मिजरेबल लाइफ एट दिस टाइम। ये था एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसके कारण द सोशल स्ट्रक्चर वाज आल्सो डिस्टर्ब। ऑन द अदर हैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज आल्सो वर्स एट दिस टाइम। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाइमर रिपब्लिक के बारे में, दैट वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट एट ऑल अ सक्सेसफुल वन। इट वाज अ फ्रेजाइल मींस इट वाज इजीली डैमेज्ड। बहुत आराम से ये जो था इसकी इंपॉर्टेंस थी वो कम हो चुकी थी और इसमें कुछ लूप होल्स भी थे। Some loopholes were there in the Weimar Republic. क्या loopholes है? Please underline this. That the proportional representation. पार्लियामेंट में ये जो Weimar Republic थी, ये इतनी disproportionate थी कि no single party could get the majority. It was always a coalition government. और जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है तो कैसे डिसीजन के ऊपर आना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर हमेशा ही कोalition रहती थी, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था कंट्री को नहीं मिल पाया। सेकेंड इफेक्ट वाज आर्टिकल 48, प्लीज अंडरलाइन दिस आर्टिकल गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी। प्लीज नोट इट डाउन। फर्स्ट वाज impose emergency, second suspend civil rights and third rule by decree. Decree क्या होता है? It is an official order forcing any law to get implemented. ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, ये निकाल दिया जाता है जिसमें किसी भी लॉ को लोगों के ऊपर फोर्सफुली थोपा जाता है, राइट। इट्स एन ऑफिशियल ऑर्डर कि ये लॉ बनना है तो ये बनना ही है, राइट। तो ये जो आर्टिकल 48 था इसका बहुत ही लिबरल यूज किया गया। बार बार इमरजेंसी लगाई गई, बार बार लोगों के जो सिविल राइट्स है वो सस्पेंड किए गए। तो ऐसे में जो लोग थे, जब द कॉमन पीपल हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द country. So economically, socially and politically there was a chaosness in Germany which was taken as advantage by Hitler to rise to the power. How he came to the power, that we will discuss now. Just a small history of this person, that he was born in 1889 in Austria. Please underline. बहुत ही गरीबी में इसका टाइम निकला। When First World War took place, he enrolled himself as a army man in the German army. जब First World War शुरू हुआ तो इसने आम आर्मी मैन की तरह ज्वाइन की थी आर्मी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था और ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, दिस पर्सन बिकेम सो फ्यूरियस एंड he joined a small group at that time. Please underline that the group's name was German Workers Party. उसने एक जर्मन वर्कर पार्टी, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, एक ग्रुप था जिसे इसने ज्वाइन किया। धीरे धीरे ये इतना खुद स्ट्रॉन्ग होता चला गया, उसने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। He alone had taken over this organization और इसने उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ग्रुप का नाम रखा, प्लीज अंडरलाइन,
नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसी ग्रुप को इसने रीनेम किया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और यही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी कहलाई। The same party was known as the Nazi party later on. By 1923, what Hitler did, that he marched to Berlin. He wanted to first conquer the power there in Germany, and then he wanted to take revenge from the Allied powers. But initially he was failed. He was arrested. He was charged of the treason, जिसे हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं देशद्रोह। When you are working against the interest of the country, तो उसे हम ट्रेजन कहते हैं, और उसके ऊपर ट्रेजन का चार्ज लगाया गया, लेकिन उसको बाद में छोड़ दिया गया। नाजीज जो थे, इस समय तक नाजी पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इट वॉज नॉट मच पॉपुलर एट दैट टाइम। लेकिन मीन टाइम 1929 का डिप्रेशन आया, वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा एक क्राइसिस थे, प्लस जर्मनी में इतने क्राइसिस थे, तो इसका फायदा उठाया हिटलर ने। इसने लोगों को प्रॉमिस करना शुरू कर दिया कि ओनली हिज पार्टी कैन इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, दैट ओनली कैन प्रोटेक्ट द कंट्री, दैट कैन ओनली टेक आउट द कंट्री फ्रॉम दिस क्राइसिस। उसने लोगों को एक बेटर फ्यूचर प्रॉमिस किया। प्लीज अंडरलाइन दैट इन 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% votes, but in 1932 it became the largest party with 37% votes. 1932 तक आते आते नाजी पार्टी जो थी वो एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई जर्मनी की विद 37% वोट्स। इन सब का रीजन क्या था कि जो हिटलर था, he himself was a very very powerful speaker. He was a very good orator. इसकी कुछ क्वालिटीज है जो आप प्लीज अंडरलाइन करेंगे कि he was a very powerful speaker and his passion and his words moved people. Further underline, he promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He promised these things. उसने ये प्रॉमिस किया लोगों को कि एक नेशन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो वर्साइल्स ट्रीटी में जर्मनी के साथ इंजस्टिस हुआ है, that will also be undone by him. And also he said that he will be restoring the dignity or the lost dignity of the German people. Plus, he even promised the employment to the unemployed youth of the country. He also promised that whatever conspiracies were going on in Germany by the foreign powers, that will also be taken care of and that will also be removed from the country. और इसके लिए उसने क्या किया कि he knew कि वो इस समय जितनी ज्यादा शो ऑफ करेगा, जितनी ज्यादा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस करेगा, उतना ज्यादा लोग जो है उसके फेवर में आएंगे। सो व्हाट ही डिड, आप इवन पिक्चर्स में यू कैन सी कि कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हो रही है, राइट। सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने दे हेल्ड द रैलीज, द पब्लिक मीटिंग्स, और जब भी मीटिंग्स होती थी, जब ये अपना स्पीच देकर हटता था, तो लैक्स पीपल यूज्ड टू अपलॉड। तो उससे क्या था, एक आप कह सकते हैं उस समय का एनवायरनमेंट ऐसा बन गया था दैट मोर एंड मोर पीपल वर कमिंग इन सपोर्ट ऑफ हिटलर। ही न्यू दिस कि उसे अपनी जो पॉलिसीज हैं अभी लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए वो जितना शो ऑफ कर सकता था ही डिड, राइट। तो जो रैलीज होती थी, जैसे आप पिक्चर में देखेंगे, आई डोंट थिंक यू कैन सी द एंड वेयर दिस रैली इज एंडिंग हियर एनीवेयर। आई मीन लैक्स पीपल यूज्ड टू बी देयर, और इनके कुछ सिग्नेचर पैटर्न्स होते थे। You can see the swastik which is made there on the flag. जो स्वस्तिक था वो हिटलर का सिग्नेचर सिंबल था, नाजी पार्टी का वो सिग्नेचर सिंबल था जो इसके हर फ्लैग में होता था, राइट। इनका एक स्पेशल वे होता था सैल्यूट करने का। तो इन्होंने एक अपना एक आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड वे भी अपना उन्होंने लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया। And these all rallies, these all demonstrations were just to show, or this was just the power, the part of the way he wanted to show to the people that how powerful he is. अपनी पावर दिखाने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका था कि रैलीज निकालो, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस करो, भाषण दे दो, और लोगों को ये दिखाओ कि हमारे फेवर में कितने लोग हैं। और जो नाजी प्रोपोगेंडा था उसमें हिटलर को एक
मसीहा की तरह प्रोजेक्ट किया. The Nazi propaganda had projected Hitler as a Messiah, that he is a savior. He is going to save. He is the only person who is going to save the world. And he was projected as someone who is going to improve the lives of the people. So लोग जो थे वो ऑलरेडी उस क्राइसिस से निकल रहे थे, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे. तो उन्होंने जब ये हिटलर ने जो प्रोमिसेस किए और उनको ये लगा कि ये जो हिटलर है ये हमारे अब कंट्री में आया है, तो वॉट एवर प्रॉब्लम्स द पीपल वर फेसिंग, बी इट पॉलिटिकल, बी इट इकोनॉमिक, बी इट सोशल, now they believe that now their lives are going to improve, but they did not know ki what the future is having for them. So how the Hitler, he became the chancellor, how he dismantled the structure of democracy, that we will do in the next class, right? So anyhow, the next is your destruction of democracy.